हेलो दोस्तों, जुड़ चुके हैं एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाला जो चैप्टर है वो अपन ने जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में अपन क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, इसका सेकंड चैप्टर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर अपन ने जो है स्टार्ट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में अपन जो है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन और इसका जो पहला जो आपकी हेडिंग है इसको समझने वाले हैं, ठीक है जी। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है चैप्टर का नाम, ठीक है। क्या समझना है? चैप्टर का नाम आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए आपको यदि चैप्टर का नाम यदि आप समझ जाते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या इसकी समरी रहने वाली है, ठीक है। एक तरह से एक रोड मैप बन जाता है जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाता है कि चैप्टर में अपन जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर चैप्टर का नाम समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो देखिए यहाँ पर एक दल अर्थात वन पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पार्टी है, जैसे अपन पार्टी है ना, पार्टी ये वो वाली पार्टी नहीं, ये वो वाली पार्टी नहीं है, ठीक है, जो अपन करते हैं। ये पार्टी एक दल है ना, जो यहाँ पर चुनावी जो दल होता है इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अपन क्या पढ़ते हैं? पार्टी पढ़ते हैं, दल पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं। तो ये राजनीति वाला जो दल है या पार्टी है ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए एक दल अर्थात पार्टी, ठीक है। प्रभुत्व का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली होना। और दौर का मतलब होता है एक लंबा टाइम पीरियड, ठीक है, एक लंबा जो है टाइम पीरियड, ये आपको यहाँ पर समझना है, एक लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। आप ये ना समझें कि चैप्टर यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में इस चैप्टर को समझने वाले हैं। और इसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए एक दल का मतलब है कोई पार्टी, ठीक है। प्रभुत्व का मतलब है शक्तिशाली होना और दौर का मतलब है एक लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब एक दल अर्थात कोई दल होता है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, कब हो जाता है? जब उसका शासन एक लंबे दौर तक चलता रहता है। जैसे आप इसको उदाहरण से भी समझ सकते हो, जैसे वर्तमान में कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाकर बैठी है? तो बीजेपी। कौन सी सरकार बनाकर बैठी है? बीजेपी जो पार्टी है वो केंद्र में सरकार बनाकर बैठी है। और देखिए कब से बीजेपी की सरकार लगातार बनती आ रही है? तो 2014 से, ठीक है। 2014 से बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार बनती चली आ रही है। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? 2025। क्या चल रहा है? 2025, ठीक है। तो 2025 तक, 2014 से 2025 तक, अभी तक वर्तमान तक बीजेपी का क्या चल रहा है? एक तरह से दौर चल रहा है, ठीक है। उसका लंबा टाइम पीरियड चल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रभुत्व का दौर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रभुत्व का दौर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बीजेपी के संदर्भ में नहीं है। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कांग्रेस के संदर्भ में अपन यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दल जो है, इस दल का संबंध किस दल से है, किस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे पहले 1952 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 1952 से 1962 तक, 1952 से 1962 तक लगातार सरकार बनाती चली आ रही थी, किसी दूसरे दल को मौका नहीं दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? कांग्रेस जो है दूसरे दलों को क्या नहीं दे रही है? मौका नहीं दे रही है। तो कांग्रेस का क्या हो रहा है? प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, उसका दौर चल रहा है, ठीक है जी। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा तो टाइम नहीं, हमारा तो क्या आएगा? दौर आएगा, हमारा तो समय नहीं, हमारा तो दौर आएगा। तो इसी तरह से दौर का मतलब होता है एक लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। तो कांग्रेस जो सरकार थी वो 1952 से 1962 तक लगातार सरकार बनाती चली आ रही थी। तो इसको अपन क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। तो यहाँ पर एक दल के प्रभुत्व का दौर ना होकर यहाँ पर कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर भी यहाँ पर राइट हो सकता है, ठीक है। यदि चैप्टर का नाम ये भी रखें कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर का नाम रखें तो वो भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो देखिए ये आपका क्या था? चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का जो है एक परिचय था जिसके बारे में आपको समझना था। यदि आप चैप्टर का नाम जो अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको यहाँ पर चैप्टर जो है बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो कांग्रेस थी वो 1952 से 1962 तक क्या है, लगातार चुनाव जीतती जा रही थी, किसी दूसरे दल को क्या नहीं दे रही थी? बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी जीतने का, जिससे कि वो केंद्र में सरकार बना सके, ठीक है जी। तो यहाँ पर कांग्रेस लगातार सरकार बनाती जा रही थी, इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा गया है, ठीक है जी। क्लियर है? ये आपको यहाँ पर समझना है।
और देखिए यहाँ पर आप इनको बिल्कुल एज इट इज नोट्स की तरह आप इनको जो है लिख सकते हो। बिल्कुल चैप्टर से एक एक लाइन यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लिखी गई है। देखिए सबसे पहला आपको पॉइंट यहाँ पर समझना है। देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें क्या हैं, सत्ता और प्रतिस्पर्धा हैं। देखिए राजनीति की यानी पॉलिटिक्स की दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसी प्रसिद्ध, जाहिर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। देखिए एक एक शब्दों को भी यहाँ पर समझेंगे आप। अपनी किताब और कॉपी नोटबुक जो है जिसमें आप नोट्स लिखते हो, रजिस्टर है, उसको साथ लेकर बैठें और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को यहाँ पर ऐड करते जाएं। ठीक है जी। तो देखिए राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं यानी प्रसिद्ध, जाहिर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, यानी पॉलिटिकल की दो सबसे ज़्यादा जाहिर या प्रसिद्ध चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो है वो है सत्ता और दूसरी क्या है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, सत्ता का मतलब होता है पावर, सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर, और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। क्या होता है, कंपटीशन। तो देखिए जो पॉलिटिकल होती है इसमें किसी दल यानी कोई जो पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, उसको चाहिए पावर चाहिए यानी सत्ता चाहिए। और सत्ता कब आएगी, जब वो चुनाव जीत जाएगी। ठीक है, चुनाव जीत जाएगी तो उसके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। जैसे बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और उसका एक जो है उम्मीदवार क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके पास क्या आ गई, पावर आ गई। ठीक है, तो पावर कैसे आएगी, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जो है प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी यानी कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन कैसे होगा, अन्य दलों को जो है चुनाव में हराना पड़ेगा और जो अपना दल है इसको क्या है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होगा। ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है फर्स्ट लाइन में कि जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल है, इसकी दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो सत्ता है और एक प्रतिस्पर्धा है ना, यानी पावर है और क्या है, प्रतिस्पर्धा है, पावर और कंपटीशन है। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर है। आगे देखिए सेकंड लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था। देखिए यहाँ पर जो सेकंड लाइन है इसका अर्थ आपको समझना है, ये लाइन आपको क्लियर करनी है, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए जो है 26 जनवरी जो है 1949, कब, 1949 को जो भारतीय संविधान जो है वो बनता चला आ रहा था। 1946 से जो है संविधान सभा बन चुकी थी और 1946 से जो संविधान बनता चला आ रहा था। ठीक है, जिसको बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि जिसको बनने में लगी थी। वो संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था, उस कौन सी ऐसी डेट थी जब वो संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर डेट है आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1949। क्या थी, 26 जनवरी 1949 एक ऐसी डेट है जिस डेट को जो आपका संविधान है, भारतीय जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, अंगीकृत व अधिनियमित। इसका मतलब है कि आपका संविधान बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो 26 जनवरी को जो है यहाँ पर कौन सा दिवस बनाते हैं अपन, 26 जनवरी को अपन बनाते हैं गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो है क्या राइट होगा, देखिए यहाँ पर है 26 जनवरी नहीं है, यहाँ पर 26 जनवरी नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका 26 नवंबर। क्या आएगा, नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को अपन कौन सा दिवस बनाते हैं, 26 नवंबर को अपन दिवस बनाते हैं अपना संविधान दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर जनवरी जो है वो रॉन्ग है, जनवरी नहीं, यहाँ पर नवंबर राइट होगा। ठीक है, नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। ठीक है जी, और उस दिन अपन कौन सा दिवस बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। आगे देखिए सेकंड अपन जो समझ रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। अब देखिए चुनाव किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट होंगे, ये अपन यहाँ पर बेसिक से सीख रहे हैं। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी, अब 24 जनवरी 1950 को यानी नेक्स्ट ईयर, दूसरी साल, 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है इस पर क्या हो गया था, हस्ताक्षर हो गए थे। और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, 284 लोगों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर यहाँ पर भारत के संविधान पर किए थे। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे आपको एक पॉइंट समझना है, देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अमल में या व्यवहार में लाया गया, अर्थात लागू किया गया। आपका संविधान लागू कब हुआ था,
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हुआ था। और इस दिन अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस अपन यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर समझ में आया? बिल्कुल। तो ये एक बेसिक था, इस चैप्टर को समझने के लिए 4 लाइनें थी। तो देखिए एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। तो राजनीति की 2 सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें कौन सी हैं? सत्ता है और प्रतिस्पर्धा है। क्लियर है? आगे देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है जी, तैयार हो गया था। और देखिए इसके बाद हस्ताक्षर करने की बात आई तो 1949 है, 1949 के बाद 1950 आएगा। तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हो गए थे। और हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल क्लियर है? आगे देखिए इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय जो संविधान है वो क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, अमल में लाया था, ये व्यवहार में लाया गया था। और 26 जनवरी को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए अपन की नेक्स्ट हेडिंग है, आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है। नेक्स्ट हेडिंग निर्वाचन आयोग। कौन सी हेडिंग बनानी है? निर्वाचन आयोग। तो देखिए निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन का मतलब होता है निर्वाचन कराना या अर्थात चुनाव कराना। निर्वाचन का मतलब क्या है? चुनाव। तो निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, और निर्वाचन आयोग का देखिए कार्य क्या होता है? चुनाव कराना। ठीक है, सिंपल है, चुनाव कराना। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जो आपको समझना है, केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950। केंद्रीय जो चुनाव आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1950 में केंद्रीय चुनाव आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आप इसी तरह से जो है हाईलाइट अपने जो लाइन है उनको हाईलाइट कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो केंद्रीय जो चुनाव है, केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र में, है ना। केंद्र में जो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है जी, आगे देखिए सुकुमार सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है जी, सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। कौन बने थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो इस चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के प्रथम क्या बने थे? चुनाव आयुक्त बने थे, अर्थात मुख्य जो अधिकारी हैं वो इसके बने थे। कौन? सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट कर लिया जाता है। बिल्कुल। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, यहाँ पर मतदाता सूचियां तैयार करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। तो देखिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन में इस ये भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के कोई 2 कार्य लिखें। तो निर्वाचन आयोग के 2 कार्य, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखिए, इस तरह से। तो देखिए निर्वाचन आयोग के कोई 2 कार्य आपको लिखने को मिले तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना। ठीक है, मतदाता सूचियां तैयार करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। ये लाइन आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन आपकी होने वाली है। ठीक है जी, इसी तरह से आप बिल्कुल नोट्स के रूप में रजिस्टर में उतार सकते हो। बिल्कुल। आगे आपकी अगली जो है यहाँ पर हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और मेन हेडिंग है जो आप यहाँ पर समझनी है। ठीक है जी, तो देखिए लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हो, जनता की व्यवस्था। जनता की व्यवस्था अर्थात जो जनता है अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है। ठीक है जी, जनता की व्यवस्था, ये आपको याद रखना है। तो देखिए हेडिंग का नाम है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो भारत में क्या हो रहे थे? लोकतंत्र, अर्थात तो चुनाव करके जो है लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा था, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती जो है इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक लाइन का आपको अर्थ समझना है, आपको कनेक्ट करते रहना है, फोकस यहाँ पर बनाए रहना है, जिससे कि आपको ये हेडिंग अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल। अब अपन समझते हैं। तो देखिए उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव, एक एक लाइन को आपको समझना है। उम्मीद की जा रही थी कि देश का जो पहला आम चुनाव है वो 1950 में ही किसी भी वक्त हो जाएगा। तो देखिए सभी लोगों द्वारा उम्मीद क्या की जा रही थी कि आपका संविधान जो है वो लागू हो चुका है 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस अपन इस दिन मनाएंगे। ठीक है जी, तो अब क्या है, अब ये उम्मीद की जा रही थी कि 1950 में जो है संविधान तो लागू हो चुका है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन जो है चुनाव कराना है, तो चुनाव जो 1950 में किसी भी वक्त हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही थी, सभी लोग यही आशा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन भारत के आकार को देखते हुए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल आपको याद है 32,87,000, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है ना। तो भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र
और निष्पक्ष चुनाव करवाना कोई आसान मामला नहीं था। तो देखिए ये आपको यहाँ पर क्या समझना है, आपको समझना है कि देखिए सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो है 1950 में संविधान लागू हो चुका है और 1950 में ही जो किसी भी वक्त क्या करा लेंगे, अपन चुनाव करा लेंगे। लेकिन जो भारत का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है जी, आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है कि किसी के दबाव में न होकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब है किसी भी पक्ष में ना होकर एक निष्पक्ष चुनाव करवाना कोई आसान मामला नहीं था, क्योंकि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना आवश्यक था। ठीक है, तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना बिल्कुल आवश्यक था और मतदाता सूचियां तैयार करना भी आवश्यक था। ठीक है जी, तो चुनाव एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना क्या है, कोई आसान मामला नहीं था, क्योंकि देश का आकार भी बहुत बड़ा था। ठीक है जी, पहला पैराग्राफ एक सिंपल था, आपको यदि समझ में आया तो आप यहाँ पर अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखिए, इन दोनों कार्य में अत्यधिक समय लगा और जब मतदाता सूचियों का प्रकाशन हुआ, यानी कौन से दो कार्यों में, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, यहाँ पर कौन सी लाइन लिखी गई है, यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि इन दोनों कार्यों में अत्यधिक समय लगा। कौन से कार्यों में, तो देखिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराने में, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराने में और मतदाता सूचियां तैयार करने में क्या लगा था, अत्यधिक समय लगा। और जब मतदाता सूचियों का प्रकाशन हुआ, यानी मतदाता सूचियां छप गई, तब पता लगा कि 40 लाख महिलाओं, देखिए कितना बड़ा आंकड़ा था, 40 लाख महिलाओं को अला की बेटी फलां की बीवी के नाम आदि नाम से दर्ज की गई थी। तो देखिए क्या हुआ था कि जब चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन हो गया था, मतदाता सूचियां भी तैयार हो गई थी, तो जब मतदाता सूचियां तैयार हुई तब पता चला कि जो 40 लाख महिला जो हैं, देश की 40 लाख महिलाएं हैं, उनका जो नाम है वो किस रूप में ऐड कर दिया गया है कि अला की बेटी या फलां की बीवी। क्योंकि जो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे वो उनका नाम पूछने जाते थे, तो पहले जो है महिलाएं जो थी वो अपना नाम नहीं बताती थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपना क्या नाम बताया था, अला की बेटी और फलां की बीवी की यहाँ पर उन्होंने अपने नाम बताए थे। तो आदि नाम यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की लिस्ट में जो है यहाँ पर दर्ज हो गए थे। कितनी महिलाओं के नाम दर्ज हो गए थे, तो 40 लाख महिलाओं के नाम जो है अला की बेटी और फलां की बीवी के नाम से यहाँ पर दर्ज हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन ऐसी प्रवृत्तियों को चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। तो भाई देखिए चुनाव आयोग ने क्या कह दिया कि इस तरह के नाम जो है वो वोटर लिस्ट जो है, यानी मतदाता जो सूची हैं, इसमें यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है जी, तो देखिए उस वक्त देश में कितने मतदाता थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे, 17 करोड़ जो है वोट डालने वाले व्यक्ति थे। तो 17 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, बहुत बड़ी आबादी है। जिन्हें कितने विधायक चुनने थे, जिन्हें 3200 विधायक और 489 3200 विधायक और 489 जो है सांसद चुनने थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि जो है 1952 के जो पहला चुनाव हुआ था उस वक्त देश में जो 17 करोड़ मतदाता थे, उन्हें कितने जो विधायक और सांसद चुनने थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3200 विधायक चुनने थे और 489 यहाँ पर सांसद उनको चुनने थे। ठीक है जी, क्लियर है। आगे देखिए, इन मतदाताओं में 15% लोग साक्षर थे। तो देखिए जो टोटल मतदाता थे 17 करोड़, इनमें केवल 15% जो लोग थे, कितने, 15% जो लोग थे वो क्या थे, साक्षर थे, अर्थात पढ़े लिखे थे। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। देखिए इसलिए मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में जो चुनाव आयोग था उसको सोचना पड़ा। ठीक है, इसलिए 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। तो देखिए जो 17 करोड़ मतदाता थे उनको कुल कितने विधायक चुनने थे, 3200 विधायक चुनने थे। कितने सांसद चुनने थे, 489 सांसद चुनने थे। ठीक है जी, और जो है 17 करोड़ मतदाता थे उनमें से पढ़े लिखे कितने लोग थे, तो 15% जो लोग थे वो 17 करोड़ मतदाताओं में से पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है जी, इसलिए जो चुनाव आयोग है उसने क्या सोचा कि अनपढ़ लोगों के लिए जो है एक सिंपल और विशेष पद्धति जो है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसलिए जो चुनाव आयोग ने क्या किया था, 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया, यानी चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी। ठीक है जी, देश के विशाल आकार और एक बड़ी संख्या में गरीब तथा अनपढ़ मतदाताओं के बीच चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। ठीक है, कठिन घड़ी था बिल्कुल। तो देखिए इतने अनपढ़ और जो अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, और देश का आकार भी विशाल है। ठीक है जी,
और बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, अनपढ़ मतदाता हैं। और ऐसे में चुनाव कराना जो है, लोकतांत्रिक चुनाव कराना जो है देश के लिए क्या था, लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी था। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए, एक हिंदुस्तानी संपादक था जिसने इन चुनावों को क्या कहा था, इन चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। तो देखिए, एक हिंदुस्तानी एक संपादक था, उसने जो ये चुनाव हो रहे थे इनको क्या कहा था, इनको एक इतिहास का सबसे बड़ा जुआ का करार दे दिया कि ये जो है देश क्या खेल रहा है, एक जुआ खेल रहा है और पता नहीं है वो इसमें जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया किसने दिया, एक हिंदुस्तानी संपादक ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है जी, आप इसको हाईलाइट करते चलो। ठीक है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी आलोचना की गई कि चुनावों को दो बार क्या करना पड़ा, अस्वीकृत करना पड़ा या फिर स्थगित करना पड़ा। ठीक है जी, इन आलोचनाओं के कारण जो है और जो है मतदाता सूचियों में अलाह की बेटी फलां की बीवी ऐसे नाम आ गए थे। इस कारण जो है चुनावों को 2 बार अस्वीकृत अर्थात स्थगित करना पड़ा, बीच में ही क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। इस प्रकार यह कार्य हिमालय की चढ़ाई से भी दुष्कर था। फलस्वरूप अक्टूबर 1951, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, फलस्वरूप यानी लास्ट में अक्टूबर 1951 में चुनाव क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। ठीक है, अक्टूबर 1951 में चुनाव शुरू हुए जो फरवरी 1952 में, कब, फरवरी 1952 में क्या हुए थे, पूरे हुए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश के पहले चुनाव कब स्टार्ट हुए थे, तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 1951 में जो है देश के पहले चुनाव यहाँ पर स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 में ये चुनाव जो है वो क्या हुए थे, पूरे हुए थे। ठीक है जी, कंप्लीट हुए थे फर्स्ट चुनाव। ठीक है जी, आगे आपको याद रखना है। अतः चुनावों के बीच उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला था। जब ये 1952 के चुनाव हुए थे, इनके जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके बीच में कैसा मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था। लेकिन जो है चुनावों के परिणामों ने सभी को चौंका दिया, अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए थे। आलोचक जो थे वो भी दंग रह गए थे। इस प्रकार इस चुनाव को लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर जो है, किसका पत्थर, मील का पत्थर जो है वो साबित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हेडिंग थी जो आपको यहाँ पर समझनी थी। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो डेट हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है जी, और देखिए इसमें जो आपकी लोकतंत्र की जो आपकी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती एक कहानी के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, कहानी के रूप में चलती है, जो आपको यहाँ पर समझनी थी। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आ गई है तो ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं, क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को जो है पीछे स्किप करके जो है दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे देखिए आपकी लोकतंत्र का जो चुनौती है, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट के रूप में वही फैक्ट लिखे गए हैं। देखिए, प्रथम आम चुनाव यानी फर्स्ट चुनाव जो कब हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था देश का, तो प्रथम आम चुनाव देखिए अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे जो फरवरी 1952 में, कब, फरवरी 1952 में पूरे हुए। इस प्रकार सामान्य तौर पर प्रथम आम चुनाव को 1952 में ही पढ़ा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चुनाव कब शुरू हुए थे, तो अक्टूबर 1951 में। कब शुरू हुए थे, अक्टूबर 1951 में फर्स्ट चुनाव जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे और जो है फरवरी 1952 में ये चुनाव पूरे हो गए थे और इन चुनावों को 1952 का चुनाव ही माना जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग थी नोट की जो फर्स्ट पॉइंट था वो आपको यहाँ पर समझना है। इसी तरह से अगला आपको जो सेकंड पॉइंट है वो आपको समझना है। ठीक है जी, ये आपकी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती में से मोस्ट जो लाइन है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो फैक्ट आपको यहाँ पर समझने हैं। आगे देखिए, ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने, एक पत्रिका थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा था कि नेहरू जी अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो असफल रहा। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका थी। ठीक है, इसने क्या लिखा था, इसने लिखा था कि नेहरू जी जो हैं वो अपने जीवित रहते, है ना, जीवित रहते ये देख लेंगे
और पछताएंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो असफल रहा। तो देखिए बिल्कुल सभी जो है इस चुनाव की आलोचना कर रहे थे कि ये चुनाव कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए सेकंड आपका थर्ड पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। देखिए भारत में लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे थे, इसके साथ साथ जो है विधानसभा के चुनाव भी साथ में हो रहे थे। ठीक है जी, ये पॉइंट अभी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर की अपन ने जो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है, इसमें मोस्ट आपको जो समझना है। तो देखिए 17 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 17 करोड़ मतदाता थे, जिनको 3200 विधायक, कितने विधायक, मोस्ट जो आपको बता रहा हूँ, 3200 विधायक और 489 सांसद चुनने थे। कितने सांसद चुनने थे? 489 सांसद जो है वो आप यहाँ पर चुनने थे। और देखिए 17 करोड़ मतदाताओं में से कुल जो है 15% जो मतदाता थे, 15% जो मतदाता थे वो क्या थे? शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। और बाकी जो 85% जो मतदाता थे वो क्या थे? अनपढ़ थे। इसलिए जो चुनाव आयोग है उसे विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा था। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर समझना है। और इसके अलावा जो है ये नोट वाले भी पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में अपन ने बात की थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती पर, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर। यदि आपको यहाँ से कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी समस्या आपको आती है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर, मतदान के तरीके। किस पर? मतदान के तरीके, जो नेक्स्ट हेडिंग है इस पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है ना, और पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं 2025 में जो परीक्षा हुई है, 2024 में जो परीक्षा हुई है, यानी जो पिछले जो विगत जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन भी अपन जो है चैप्टर वाइज समझेंगे। ठीक है जी, तो चैनल से जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।